हेलो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज 3 अप्रैल संडे के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनका जो बैकग्राउंड है बड़े अच्छे वे से इसको हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में है कि उन्होंने एक पैक्ट किया है जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो बायलेटरल ट्रेड है, ठीक है, वो हम क्या कर देंगे, डबल कर लेंगे इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, राइट। तो इस वाली जो चीज़ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ईसीटीए बोल रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ईसीटीए, राइट। उसके बाद में यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट क्या पता चल रहा है। देखिए, मैंने बड़ा इजीली इसको मैंने पहले भी हम लिखते हैं उसमें कि हैंड रिटन नोट्स हैं, तो $50 बिलियन की ट्रेड होएगी 5 साल में, इन 5 ईयर्स। नंबर 3 यहाँ पे पॉइंट क्या है, और इससे जो एडिशनल 10 लाख जॉब्स हैं वो भी क्रिएट होंगी। अगर मैं नंबर 4 की यहाँ पे बात करूँ कि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं टू दी ऑस्ट्रेलिया वो ग्रो कर रहे हैं एट अ रैपिड क्लिप, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटेट हो रही है ज़ीरो ड्यूटी। मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री है, अगर हम इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ ड्यूटीज़ लगती है जब वो किसी चीज़ की बाउंड्री अपनी क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे पता चला। ये अगर मैं सर्विसेज की ट्रेड में बात करूँ, क्योंकि हम सर्विसेज में अच्छे हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा मिलेगा फॉर 2 to 4 ईयर्स, राइट। और यहाँ पे क्या है कि जो ईसीटी है वो इनकरेज करेगा ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज। एग्रीमेंट बेनिफिट करेगा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम के जो कोटाज हैं वो इंडियन शेफ के, योगा टीचर्स के ऑस्ट्रेलिया में इंक्रीज कर दिए जाएंगे। नेक्स्टली अगर हम इसमें बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन का जो सबसे पहला डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो नंबर 1 पॉइंट क्या बनता है, वो बने थे इन द प्री इंडिपेंडेंस व्हेन द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो था वो ट्रेड ऑफिस सिडनी में खोला गया इन 1941, ठीक है। तो आपने याद रखना है। नंबर 2 के जो इंडिया का फर्स्ट हाई कमिश्नर था वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचते हैं कैनबरा में 1945, और इसमें जो नोटिसेबल वार्मिंग रिलेशंस हैं हमारे बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जब मतलब अच्छे ही रिलेशन रहते हैं और हमारा साथ देता है ऑस्ट्रेलिया जब हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा होता है चाइना के साथ में, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि सॉलिड और वेटिव रिलेशनशिप है, मतलब इस तरह के जो पॉइंट्स है आपने याद रखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2009 में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हो जाते हैं किसके साथ में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगर हम और चीज़ों की बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ऑस इंडेक्स। ये एक मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्सरसाइज है, और मोर ओवर इसमें अगर हम बात करें कि पिच ब्लैक है वो एयरफोर्स को लेकर है, एक है ऑस्ट्रा हिंद, वो क्या है, स्पेशल फोर्सेज ऑफ द आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर मैं नंबर 2 जो न्यूज़ है, बड़ी गंभीर न्यूज़ है एक तरह की, क्योंकि इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल का एक फॉरेस्ट डिवीज़न है, वहाँ पे लोगों ने कॉल किया, नंबर 1 पॉइंट में ये लिखा हुआ है, और लोगों ने बोला फॉरेस्ट डिवीज़न वालों को कि भाई हमें यहाँ पे कंगारू जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि यार वैसे ही जो गांव वाले वो मजाक कर रहे होंगे, लेकिन व्हेन दे वेंट तो उनको एक नहीं, वहाँ से 3 जो जोएज जिसको हम बोल देते हैं कंगारू टाइप की चीज़, वो मिलती है, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दी कैरकास ऑफ अ कैंगारू वॉज फाउंड इन दी फरबारी एरिया, ठीक है। तो मार्सूपियल्स ये जो ऑस्ट्रेलियन बंगाल में मिल रहे हैं, और यहाँ के तो ये है नहीं, नॉट फ्रॉम दी इंडिया, नॉट फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो स्मगलिंग है वो बहुत हाई लेवल की इन जानवरों की हो रही है। एक चीज़ और जो आपने याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कुछ इस तरह के जानवर जो नेटिव नहीं है एक एरिया के, अगर वो बाहर से आ जाए, लेट्स से ये ऑस्ट्रेलिया से, अगर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, कहाँ पे, इंडिया में आए हैं, तो मतलब क्या है कि नेटिव तो है नहीं लेकिन इंडिया में आ गए, तो ये एलियन स्पीशीज़ भी बन सकते हैं। एलियन स्पीशीज़ मतलब कि जो चीज़ें उनको ख़राब कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट नेटिव टू आर कंट्री, और वो फूड चेन में है नहीं, तो वहाँ पे जो एलियन स्पीशीज़ हैं वो भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 3 जो न्यूज़ है वो है ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म अवेयरनेस डे जो है उसको मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑटिज़म के लिए बोला गया। देखिए, ऑटिज़म में होता क्या है, न्यूरोलॉजिकल एक तरह की प्रॉब्लम है जिसमें हम ये नहीं बोल सकते कि भाई मेंटल रिटार्डनेस नहीं होती है, लेकिन ऑटिज़म में क्या है कि बिहेवियरल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है।
कि अपना नाम सुनने में कई बार प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है ना। लेकिन ऑटिज़्म का मतलब ऑटिज़्म डज़ नॉट मीन ये जो मेंटल रिटार्डनेस एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल रिटार्डनेस यहाँ पे नहीं आती, नॉट मेंटल रिटार्डनेस, ठीक है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो ऑटिज़्म वाले बच्चे हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, इन चीज़ों में। लेकिन जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे डिक्रीज़ या फिर काफ़ी ज़्यादा कहीं कहीं पे इंक्रीज़ भी देखने को मिलती है। तो ऑटिज़्म के बारे में आपने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो अवेयरनेस कैंपेन है वो भी उसमें यही बताया जा रहा है कि भाई जो चिल्ड्रन है उनके पेरेंट्स हैं कि ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 4 ये है कि नेपाल जो है कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 1 अप्रैल की वीडियो डाल रखी है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका यूट्यूब का लिंक, कि आपने उसमें से देख लेना है कि मैंने पूरा प्रॉपर एक इशू वहाँ पे डिस्कस किया था, काला पानी का इशू, ठीक है, लिम्पियाधुरा का इशू, इस तरह से वो पूरा इशू हमने क्या किया हुआ डिस्कस किया हुआ, आपने उस वीडियो से चेक करना। और इसमें भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको हमने बड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हुआ, तो आप वहाँ से कर सकते हो। नंबर 5 जो आज की न्यूज़ है वो है कैग के बारे में। कैग मतलब एक इतना इम्पॉर्टेंट जो है ऑफिस है, उनके बारे में बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या बोला कि आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस डिग्नेटरी और ऑफिसर इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो कोट्स हैं, ये जो बातें हैं, आपने बड़े बड़े लोगों की, अम्बेडकर साहब की, जैसे गांधी जी की होगी, किसी की जो भी मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका नाम है, तो उनका आपने याद रखनी है टू राइट इन दी मीन्स। तो ही इज the one man who is going to see that the expenses voted by parliament are not exceeded, ठीक है, और varied from what has been laid down by parliament in the appropriation act, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, उसमें है 148, 149, 150, 51 और 279। 148 में क्या लिखा हुआ है कि कैग की अपॉइंटमेंट के बारे में लिख रखा है, ओथ के बारे में लिखा हुआ है, और कंडीशंस ऑफ द सर्विस के बारे में लिखा हुआ है। 149 की अगर हम बात करें तो ड्यूटीज और पावर्स लिखी हुई हैं किस किस की, कैग की। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग हैज बीन रिटन इन दी अंडर द आर्टिकल 149। अगर मैं 150 की बात करता हूं तो अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ द कैग प्रेस्क्राइब, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने बीच में क्या करनी है, याद रखनी है। 151 की अगर हम बात करते हैं तो जो कैग है मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, हु शैल कोज देम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और अगर हम आर्टिकल 279 की बात करें, जो नेट प्रोसीड्स है, ठीक है, नेट प्रोसीड्स है, उसको सर्टिफाई करना वो भी किसके हाथ में होता है, कैग के हाथ में होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेट प्रोसीड्स, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेट प्रोसीड्स क्या होती है, मतलब सपोज के गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ को कलेक्ट किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ को कलेक्ट किया। 100 रुपीज़ का मतलब जो रेवेन्यू है वो कलेक्शन की या टैक्सेस कलेक्ट किए, तो उनको कलेक्ट करने के लिए मेरा जो खर्चा आया, जो गवर्नमेंट ने बियर किया वो आया 5 रुपये। तो टोटल यहाँ पे मेरा कितना निकल के आता है, 95 रुपीज़। ये मेरा क्या रहेंगी, नेट प्रोसीड्स मैं इनको बोलूँगा, ठीक है जी। नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो आज की न्यूज़ है कि जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक के बारे में भी हमने उसी वीडियो में चर्चा की है, तो आपने उसमें को भी देखना है, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि बिम्स्टेक 1997 में यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे आती है 1997 में, और 25th ईयर ऑफ मतलब जब फॉर्मेशन हुई थी, 25th ईयर ऑफ फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है हमें ये पता होना चाहिए। एक तो है बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है और श्रीलंका है। यहाँ पे आपने याद रखना है एक थाईलैंड होगी, और ई और सी से आपने याद रखना है नेपाल है और भूटान है, ठीक है। तो बिम्स्टेक में ये चीज़ आपने याद रखनी है, और नेपाल भूटान इसमें एडिशन भी बाद में होता है। तो और इसमें मतलब और क्या कर सकते हैं कि इसका क्या रेलिवेंस क्या है, या फिर इसको रिविटलाइज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो रेलिवेंस यही है कि 2014 के बाद में वैसे मीटिंग नहीं हुई, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है, बहुत अच्छे वे से मैं आपको बताऊंगा। नंबर 3 यहाँ पे आपने याद रखना है कि इसकी जो कनेक्टिविटी प्रोग्राम चल रहे हैं वो है BBIN। BBIN में हम क्या देखते हैं, BBIN जो प्रोग्राम है कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया और नेपाल, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू बी मर्ज्ड विद द पोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक द सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार एंड प्यारा पोर्ट ऑफ द बांग्लादेश एंड कोलंबो ऑफ श्रीलंका। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट BBIN है, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करता हूँ नंबर 4 पॉइंट की, कि जो FTA के बारे में,
इसमें आइडिया क्या है, टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर ट्रेड रिलेशन अमंग प्लेयर्स इन द बे ऑफ बंगाल रीजन, है ना। बट नेगोशिएशंस ऑन फाइनलाइजिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कोस्टल शिपिंग, ट्राइंग अप रोड ट्रांसपोर्ट एंड अदर इश्यूज विल टेक टाइम टू बी सॉर्टेड आउट। और लास्टली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे के जो बिम्स्टेक मेंबर्स हैं जैसे म्यांमार और बांग्लादेश, वो एक चैलेंजेस हैं, जैसे कि उनके पास रोहिंग्या क्राइसिस हो गए और हो गए, इनसे देखना पड़ेगा और हमें इन चीज़ों को बायलेटरली या फिर मल्टीलेटरली बिम्स्टेक के ज़रिए इसको हमें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। और अगर हम बिम्स्टेक के बारे में करें बात के क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो आपको पता ही है, ये GS2 का पार्ट है, जनरल स्टडीज़ 2 इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, ठीक है जी। और बिम्स्टेक में अगर हम बात करते हैं 25 ईयर ऑफ जो जर्नी इसकी हुई है, और ये बैंकॉक में बना था, ठीक है, इसी वजह से इसको बैंकॉक डेक्लेरेशन का भी नाम दिया जाता है 1997 में। और जो बिम्स्टेक है वो फॉर्म हुआ 1997 में ओरिजिनली विद, मैंने पहले भी बताया, बांग्लादेश, इंडिया, और यहाँ पे हम बात करें श्रीलंका, थाईलैंड की। बाद में कौन कौन इंक्लूड किया गया, म्यांमार, नेपाल और भूटान को, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करें कि जो मतलब इसमें सारी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के आ जाते हैं लोग, इसमें मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के। ये जो रीजन है वो हमारे लिए मैटर इतना क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रह रही है, और जीडीपी इसकी क्लोजली हो जाती है $2.7 ट्रिलियन के नज़दीक। और अगर हम बात करें तो ये जो बे है उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उसको मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको अच्छे वे से कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 ऑफ द जो वर्ल्ड ट्रेड है वो भी इस बे के इधर उधर से ही क्रॉस करता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम अगर चलें तो वो है रिलेटेड टू एनपीए। एनपीए की अगर मैं बात करता हूँ तो एनपीए को हम 3 टाइप्स में बांट लेते हैं, ठीक है, 3 तरीके से। तो एक तो हो गया एनपीए। एनपीए होता क्या है, अगर 90 डेज तक किसी बंदे ने पैसे वापस नहीं किए बैंक के, तो उसका मतलब है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुके हैं, कि वो जो एसेट है वो परफॉर्म करना बंद कर गया। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का ये मतलब होता है आपने कोई पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो वो बैंक के ऊपर क्या बन जाती है, वो बन जाती है लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन बैंक ने आगे किसी को, कस्टमर को एज अ लोन कुछ दे दिया, तो वो क्या बन जाता है, एसेट। तो एसेट क्यों बन जाता है, क्योंकि उस पर क्या आता है, इंटरेस्ट रेट आता है, बैंक को कुछ और भी चीज़ें आती हैं। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जब इंटरेस्ट रेट ये वो आ रहा है यहाँ पे, तो उसको हम क्या मानते हैं, एसेट मानते हैं, क्योंकि उससे मुझे पैसा आ रहा है। लेकिन अगर वो एसेट 90 दिनों के लिए काम नहीं कर रहा, तो मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूँ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर कोई एसेट एनपीए रह रहा है और फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, या तो 12 महीने के बराबर या फिर उससे कम, तो मैं उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोल देता हूँ। उसके बाद में अगर डाउटफुल एसेट की बात करें, तो अगर कोई एनपीए या अगर कोई सब स्टैंडर्ड एसेट है ना, सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में 12 महीने तक रह रहा है, तो वो डाउटफुल है। और लॉस एसेट में क्या जाता है कि भाई जिसमें हमें पता चल गया कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ वैल्यू मतलब कुछ चीज़ें हैं कि वो भाई ख़त्म हो चुका है, वो नहीं वापस आ रहा है, लेकिन कुछ वैल्यू उसमें पड़ी है अभी भी, हम बोल सकते हैं कि सम वैल्यू रिमेनिंग इन इट। तो उस एसेट को हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये लॉस है, लेकिन इसको कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू अभी भी इसमें पड़ी है। तो ये चीज़ आपने क्या करना है, याद रखना है। नंबर 8 जो आज की लास्ट न्यूज़ है वो है वाई इज श्रीलंका अंडर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो इसमें आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि जो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस है, मतलब प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इसमें 2 जो मेजर इवेंट हमें देखने को मिले, एक तो ईस्टर संडे का, आपको याद होगा, बॉम्बिंग्स ऑफ 2019, है ना। और नंबर 2 जो पेंडेमिक आया, उसने तो हर एक कंट्री को ही पीछे तो धकेला ही धकेला है। और उसके बाद में जो राजा पक्सा रिजाइन था, उनकी पॉलिसीज थी कुछ इस तरह की कि हम तो सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करेंगे जी, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं ये फ्री दे दूंगा। आपने देखा होगा कई स्टेट्स में जब इलेक्शन भी हो रही है कि भाई वो बंदा बोल रहा है मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। मतलब वो वाली जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं यार, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, फ्री वाली चीज़ों का, कि भाई मैं ये फ्री दे दूंगा, तो इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। हाँ, जिसको मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए, कि जो बहुत ही ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, ठीक है जी, अंत्योदय योजना वाले लोग हैं, उनको मिले। लेकिन सबको आपने बोल रहे हैं मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं वो फ्री कर दूंगा, पैसा है नहीं, ठीक है, लेकिन फ्री देना है हमने। तो वही इस तरह की जो पॉलिसीज है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और जो इन्होंने बोला कि मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करूंगा जी, ठीक है, तो दूसरी खेती बंद कर दी, दूसरी एग्रीकल्चर बंद कर दी, जिसकी वजह से 50% जो एग्रीकल्चर थी वो क्या चलेगी, डिक्रीज होगी, डाउन होगी, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो जो अर्निंग्स थी श्रीलंका के पास में वो मेजरली हो रही थी टूरिज्म से, एक्सपोर्ट से या फिर वर्कर के रेमिटेंसी से, वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गई पेंडेमिक के दौरान। लेकिन जो उन्होंने चीज़ें मंगानी थी जैसे क्रूड ऑयल मंगाना था या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें मंगानी थी वो तो मंगाते रहे, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उनका क्राइसिस में चला गया। मतलब पैसे देने के लिए तो उनके पास है नहीं, लेकिन उन्होंने सामान मंगवाना है और बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा। और ये फिर वर्सन कैसे होगी कंडीशन, कि अगस्त में तो फूड इमरजेंसी आ जाती है। और अगर मैं यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं जो बेसिक थिंग्स हैं वो भी नहीं ले पा रहे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एलपीजी सिलेंडर, केरोसिन, मिल्क हो गया मार्केट में, ये वो हो गया है ना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ से नहीं ले पा रहे। तो सुपर मार्केट की जो शेल्व्स है आइदर दे आर एम्प्टी और हैड प्रोडक्ट्स विद हाई प्राइस टैग्स, तो वो जो चीज़ है उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब की सिचुएशन क्या है मैं आपको बता दूं, जो श्रीलंकन रुपी है ना वो ड्रॉप हो चुका है टू द 300 अगेंस्ट यूएस डॉलर और इवन मोर देन 400 इन दी ब्लैक मार्केट। इतना ज़्यादा मतलब जो है वो हम बोल दें डेप्रिसिएशन उस चीज़ की हो चुकी है, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है श्रीलंकन रुपी कि आप खुद क्राइसिस यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि या तो जो ग्रोसरी शॉप्स है या फिर कुछ और है जो सुपर मार्केट्स है, या तो वो खाली पड़ी है या फिर वहाँ पे प्राइस हाइक्स है वो जो बहुत ज़्यादा है। इसमें जो गवर्नमेंट है उसको हेल्प किसी ने की, इंडिया ने हेल्प की है, चाइना से हेल्प मांगी है उन्होंने, चाइना ने ग्रांट दी, इंडिया ने ग्रांट दी, इस तरह से उनकी हेल्प की जा रही है। लेकिन वो हेल्प कितनी टाइम तक परसिस्ट कर पाएगी वो भी एक चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, हाउ इज इट अफेक्टेड द पीपल, या मतलब ये क्वेश्चन पूछना बनता था कि इतना कुछ चल रहा है कि वो मतलब अफेक्ट क्यों नहीं करेगा। तो अब जब बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर चुका है तो वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे घर के सामने जाके, जो भी वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो मतलब एक तरह के हम बोल दें तो यहाँ पे। लेकिन जो राजापक्सा हैं वो कहते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो प्लॉट कर रहे हैं अरब स्प्रिंग एंड ऑन फ्राइडे नाइट ही डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब ये सिचुएशन में अगर आप इस तरह के फैसला ले रहे हो तो ठीक है, चलो आपने अपनी कंट्री का, अपनी गद्दी को बचाना है, लेकिन लोगों के बारे में भी यहाँ पे उनको सोचना चाहिए कि किस वे से ये चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। देखिए आज के न्यूज़पेपर में तो इतना ही था, ठीक है, तो कल से एक और मतलब एक कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं, एक अच्छे वे से इसको और मॉडिफाइड वे में लेके आने की कोशिश करेंगे। सो कीप सब्सक्राइब्ड आवर चैनल और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।